नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ किसको बोला जाता है? वो है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक कंसर्न विथ इंडिविजुअल यूनिट दैट इज सिंगल इंडस्ट्री फॉर्म ऑफ सिंगल कंज्यूमर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद है इकोनॉमिक्स डील विद द होल इकोनॉमिक सेटअप, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम। इसमें जो दोस्तों जो भी होता है लार्जली हाई लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के फादर किनको बोला गया? एडम स्मिथ। नेक्स्ट है द पोटेंशियल एक्सचेंजेबल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो इसको क्या ऐसा हम लोग करते हैं, बोलते हैं वेल्थ। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ वेल्थ यूज फॉर फर्दर रीजेनरेटिंग वेल्थ। तो एक पार्ट ऑफ वेल्थ है जिसे आप फर्दर वेल्थ रीजनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। नेक्स्ट है रिवार्ड ऑफ लेबर। लेबर का रिवार्ड क्या होता है? ये होता है वेजेस। नेक्स्ट रिवार्ड ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रिवार्ड क्या होता है? इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉपुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो पॉपुलेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया था? वो थे माल्थस। नेक्स्ट है द मार्केट यूज्ड फॉर फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स के लिए मार्केट यूज होता है, जहाँ हम लोग सेल करते हैं, बाय करते हैं, वो क्या होता है? रीजनल और स्टेट मार्केट। नेक्स्ट है द मार्केट यूज फॉर ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स के लिए कौन सा मार्केट यूज करते हैं हम लोग? नेशनल मार्केट। नेक्स्ट है ए टाइम बेस्ड मार्केट बेसिकली फॉर पेरिसेबल गुड। पेरिसेबल क्या होता है दोस्तों? जो जल्दी से खराब होने लगता है, जैसे हो गया आपका टोमेटो हो गया, और जो भी खराब होने लगता है फ्रूट्स वगैरह में, वो तो उस शॉर्ट पीरियड मार्केट के लिए रहता है। उसके बाद है फूड ग्रेन मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स, वुल मार्केट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब स्पेशल मार्केट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच मार्केट इंश्योर फेयर प्राइस। तो फेयर प्राइस कौन सा मार्केट आपका इंश्योर करता है? वो है रेगुलेट मार्केट। नेक्स्ट है विच वन इज कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा होगा? परफेक्ट मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। नेक्स्ट है द मार्केट विच इज परमानेंट इन नेचर। जो परमानेंट इन नेचर हो तो उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? वो है सेकुलर मार्केट। नेक्स्ट है द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। तो वो क्या हो जाएगा? पैकेजिंग। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कभी भी मार्केटिंग का फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद एफ सी आई वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो एफ सी आई कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1965। नेक्स्ट है द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट केम इनटू ऑपरेशन ऑन। तो वेयर हाउस कॉरपोरेशन एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1962। नेक्स्ट है नफेड वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो नफेड है वो कब हुआ था इस्टेब्लिश? तो अक्टूबर 1958 में। तो ये नफेड क्या है? यह नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या ये? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था इस्टेब्लिश। नेक्स्ट है वेन देयर इज ए सिंगल सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब मान लीजिए आप एक मार्केट है, आपका घर, मान लो आप जिस घर में है और वहाँ पे एक ही दुकान है, सिर्फ एक दुकान, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोपोली मार्केट उसको बोलेंगे। वो जितना चाहे गुड्स का प्राइस वो रखेगा, वो उसमें बेचेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट है ए मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। एक सिंगल, यहाँ जस्ट अपोजिट है, देखो आप, सिंगल बायर है, वहाँ पे एक सेलर सिंगल था, यहाँ सिंगल बायर, तो इसका क्या हो जाएगा? मोनोसोमी मार्केट। उसके बाद है वेन फ्यू सेलर्स ऑफ अ कम्युनिटी। जब कुछ सेलर, मतलब कुछ सेलर हो एक ही प्रोडक्ट का, कुछ सेलर्स हो, तो वो हो जाएगा ओलिगोपोली मार्केट। उसके बाद है कुछ बायर जो होते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मार्केट वेयर होमोजिनस प्रोडक्ट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स आर फाउंड। अब एक मार्केट हो गया, जैसे आप जाओ जहाँ पे एक ही सामान आपको 10 दुकान से मिल रहा है, अलग अलग लोग खरीदने आ रहे हैं, तो वो प्योर मार्केट हो गया, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन है, प्राइस फेयर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कैपिटल शेयर ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो आरआरबी में जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कितना है? 50% है। उसके बाद है WTO केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब इफेक्ट में आया था? 1995 में। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जो है, ये सक्सेसर है गैट का। पहले क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो गैट था वो बाद में WTO बना। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला जो है, जो वो नए डायरेक्टर बने हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके मेंबर कितने स्टेट है? मेंबर 164 मेंबर स्टेट है WTO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक व्हाइल द फार्मर इज विलिंग टू सेल। तो ये होगा मार्केटेबल सरप्लस।
अब देखो इसमें क्या होता है, आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो एक आता है मार्केटेबल सरप्लस और उसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटेड सरप्लस। तो मैं दोनों को एक साथ बताता हूँ। मार्केटेबल सरप्लस हो गया, मान लिया जाए कोई एक फार्मर है, उसने फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया। अब वो चाह रहा है कि जितना का जितना वो स्टॉक में है उसका फूड ग्रेन, वो सारा का सारा वो मार्केट में सेल करे। वो विल कर रहा है, विल मतलब उसका इच्छा है कि वो सारा का सारा सेल करे। तो ये हो गया मार्केटेबल सरप्लस। अब लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन देखो आप क्या है, द पोर्शन विच इज यूजुअली ब्राउट टू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर सेल, ये हो गया मार्केटेड सरप्लस। तो अब क्या हो गया, वो जो स्टॉक में जितना सारा ग्रेन था जिसको वो बेचना चाह रहा था वो तो हो गया मार्केटेबल सरप्लस। लेकिन आप उसमें देखो उसने जो प्रोड्यूस किया था उसमें कुछ अपने फैमिली के लिए रखा, कुछ वेजेस दिए जो काम करे थे लेबर को, सब कुछ करके उसका जो टोटल गुड्स था प्रोड्यूस था वो कम हो गया। तो जो वही प्रोड्यूस वो मार्केट लेके गया, जितना मार्केटेबल सरप्लस था, जितना टोटल गुड्स था वो तो नहीं ले पाया क्योंकि अपने फैमिली के लिए भी रखा, कुछ वेजेस भी दिया। तो जितना बचा वो लेके गया मार्केट सेल करने के लिए, हो गया मार्केटेड सरप्लस। तो उम्मीद है आपको मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेबल टू मार्केटेड सरप्लस फॉर पेरिसेबल प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्केटेबल सरप्लस इज गिवन बाय, तो मार्केट सरप्लस जो है गिवन बाय क्या है, एम एस इजकल टू पी माइनस सी। तो एम एस क्या हो जाएगा यहाँ, मार्केटेबल सरप्लस हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, टोटल रिक्वायरमेंट, जो फैमिली कंजप्शन मैंने आपको बताया था, फार्म नीड हो गया, ये सब टोटल रिक्वायरमेंट ये माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एम एस इजकल टू पी माइनस सी। नेक्स्ट है, द मिनिमम प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू बाय एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। तो जो मिनिमम प्राइस होता है, जो आपने अभी देखा होगा किसान आंदोलन वगैरह हो रहा है तो इसी में कुछ कुछ चेंज आया था। तो मिनिमम प्राइस जो होता है वो क्या होता है, एक किसान को दिया जाता है। मान लीजिए आप क्रॉप लगा रहे हो, मान लो आपने लगाया वीट, तो वीट जब आप लगाओगे तो उसका एक सरकार एमएसपी फिक्स कर देती है कि इतना कम से कम इतना में तो हम आपसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इससे नीचे तो कभी जा ही नहीं सकता। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, एमएसपी इज फिक्स्ड बाय, तो एमएसपी जो है वो किसके द्वारा फिक्स्ड किया जाता है, वो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको बोलते हैं हम लोग CACP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज सिचुएटेड एट, नेशनल इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट है, द एक्सेस ऑफ वाट वी आर प्रिपेयर टू पे ओवर वाट वी एक्चुअली पे फॉर अ कॉमोडिटी इज नोन एज। तो इसका जो है कंज्यूमर सरप्लस होगा। इसमें क्या है, द एक्सेस ऑफ वाट वी आर प्रिपेयर टू पे और वाट वी एक्चुअली पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन फॉर, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो कितने सालों के लिए दिया जाता है, 1 से 1.5 साल के लिए। या फिर देखो लॉन्ग टर्म लोन है वो कितने के लिए दिया जाता है, वो है 5 से 30 साल के लिए। नेक्स्ट है, द 3 RS ऑफ क्रेडिट आर। तो पहला क्या हो गया, पहला जो है आर है वो क्या है, रिटर्न, दूसरा क्या है, रिपेमेंट कैपेसिटी, और तीसरा आर क्या है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है, लोन रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ अ फार्मर इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, मान लीजिए कोई किसान लोन लेता है तो वो पे कर पाएगा कि नहीं, वो किस पे जज किया जाता है, उसका नेट इनकम ऑफ फार्मर। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन कॉज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लेशन। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, राइजिंग प्राइस जो होता है गुड एंड सर्विस का, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, रिस्क एराइजेज ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज आर टर्म्ड एज। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण रिस्क अराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट वाज पास्ड इन। तो एगमार्क एक्ट कब पास हुआ था, ये हुआ था 1937 में। तो एगमार्क क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये क्या करता है, फूड प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड इन एट। तो जो सेंट्रल एगमार्क लैब है वो कहाँ लोकेटेड है, वो है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। जो फर्स्ट बैंक इन इंडिया था वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1806 में हुआ था। नेक्स्ट, मनी सप्लाई इन इंडियन नेशनल इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय। जो मनी सप्लाई होता है इंडियन नेशनल इकोनॉमी कौन सप्लाई करता है, आरबीआई। आरबीआई के अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है दोस्तों, वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड एंड नेशनलाइज्ड इन। तो जो आरबीआई है वो पहले सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में, और नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट है, द बैंक हु क्रेडिट्स टू मार्जिनल स्मॉल एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स, उसको कौन है, आरआरबी। कौन सा बैंक है, आरआरबी 1975 में जिसका हुआ था। नेक्स्ट है,
द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब फाउंड हुआ था दोस्तों नाबार्ड? 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज ऑन 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो इनकम टैक्स है वो किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट द टैक्स विच इज लेवाइज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है ए मल्टी स्टेज सेल्स टैक्स विथ क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन बिजनेस परचेज, ये क्या हो गया? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है ए फार्मर हैविंग एन एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर, अगर एक कोई फार्मर है उसके पास एरिया जो लेस देन 1 हेक्टेयर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट है द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर, जो स्मॉल फार्मर रहता है उसका ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितना रहता है? वो रहता है 1 से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है द लैंड होल्डिंग ऑफ लार्ज फार्मर, जो बड़े किसान होते हैं उनका पास लैंड कितना होता है? तो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं लार्ज फार्मर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच बेसिस CACP फिक्स्ड अमाउंट मिनिमम प्राइस ऑफ क्रॉप्स, जो CACP है वो मिनिमम प्राइस ऑफ क्रॉप्स किस पे बेसिस पे वो फिक्स करता है? वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके हिसाब से वो प्राइस फिक्स करता है। नेक्स्ट है ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो ये क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट इज टर्म एज, जो ट्रांसफॉर्मेशन है फिजिकल इनपुट का फिजिकल आउटपुट में उसको हम लोग क्या टर्म करते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द कॉस्ट कैलकुलेटेड पर हेक्टेयर इज नोन एज, जो कॉस्ट कैलकुलेटेड पर हेक्टेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फार्म मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फार्म मैनेजमेंट क्या है? प्रोडक्शन यूनिट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है व्हेन MPPX इज ग्रेटर देन APP देन APP इज, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे MPP क्या है? तो MPP यहाँ हो जाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, APP क्या हो जाएगा? हो जाएगा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड व्हेन मार्जिनल रिटर्न जो होगा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम प्रॉफिट विल बी ऑब्टेन्ड एट ए पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MP, तो MC यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? MC हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो ऑप्टिमम प्रॉफिट विल बी ऑब्टेन्ड हो जाएगा। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट है व्हेन द डिमांड एंड प्राइस आर इक्वल कॉल्ड एज, जब डिमांड और प्राइस इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट द प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर प्रोडक्शन फंक्शन हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और कॉस्ट। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इक्वी मार्जिनल रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमल लेवल ऑफ इनपुट यूज्ड विदाउट रिसोर्स लिमिटेशन, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट है बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्रीकल्चर इज, तो इसका बेसिक जो फंडामेंटल लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट चूज बेस्ट क्रॉप इंटरप्राइज, तो यह क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है व्हेन टोटल एसेट्स आर डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज कॉल्ड एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट कैपिटल रेशियो, दैट इज NCR। द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ टर्नओवर, तो रेट ऑफ टर्नओवर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ग्रॉस इनकम डिवाइड बाय टोटल फार्म एसेट इन 200, तो ग्रॉस इनकम यहाँ क्या हो जाएगा? जो सम होगा इसका ऑल वेजेस, उसके बाद सैलरीज, प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो भी होगा रेंट होगा उसका बिफोर, मतलब कोई डिडक्शन नहीं हुआ होगा टैक्स का, वो सब टोटल ग्रॉस इनकम में आ जाएगा और टोटल फार्म एसेट इन 200 कर देंगे। उसके बाद है व्हेन MP इज इक्वल टू 0 देन यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, EP यहाँ क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, तो वो हो जाएगा कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ MP क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट है व्हेन MP इज ग्रेटर देन AP देन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड, तो यहाँ MP क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्जिनल प्रोडक्शन, और AP क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलास्टिक डिमांड। इसका सेम यहाँ व्हेन MP इज इक्वल टू AP, यहाँ पे जब मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन इक्वल होगा और इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी 1 होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट इन इलास्टिक डिमांड।
नेक्स्ट है डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज कम्स अंडर, तो इस किसके अंदर आएगा, यूनिट इन इलास्टिक डिमांड के। उसके बाद है इन्फ्लेशन पॉइंट इज फाउंड ऑन, तो इरेशनल जोन स्टेज 1 में मिलता है। उसके बाद रूट एट द जोन एट विच टीपी इंक्रीज बट एट डिक्रीज रेट, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल जोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोन एट विच टीपी इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल जोन। ये क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का दोस्तों। नेक्स्ट है उसके बाद ईपी इज ऑलवेज लेस देन जीरो इन, तो इसका इरेशनल जोन हो जाएगा स्टेज 3 में। नेक्स्ट है प्राइस रेशियो इज इक्वल टू, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्स इक्वल टू पी इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिप्लेस्ड रिसोर्स, का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय, तो इसके किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो है डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट है ए लाइन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल, एक ऐसा लाइन जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो क्वांट। उसके बाद है आइसो क्वांट इज यूज्ड इन एफ रिलेशनशिप, एफ में क्या हो गया, फैक्टर टू फैक्टर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है ए लाइन इंडिकेट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स विच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो कॉस्ट लाइन। नेक्स्ट है द लाइन ज्वाइन द एंड पॉइंट ऑफ आइसो क्वांट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिज लाइन। नेक्स्ट है द लाइन बाय विच ऑल द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस पॉइंट्स आर ज्वाइन टू ईच अदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन पाथ। नेक्स्ट टू और मोर प्रोडक्ट्स व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड, जब दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोडक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है when the increase in one product is directly proportionate to increase the other product is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, complementary production। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड डेयरी इंटरप्राइजेज हैविंग सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए एक प्रोडक्ट है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे दूसरा प्रोडक्ट है उस पर कोई वैल्यू पड़ेगा नहीं, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट है द कॉस्ट रिलेटेड टू फिक्स्ड रिसोर्सेज, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है रेंट इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग टैक्सेस एंड वेजेस ऑफ द परमानेंट लेबरर्स कंस्टिट्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है द कॉस्ट रिलेटेड टू द वेरिएबल रिसोर्सेज एंड चेंज विद द आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है ग्रॉस इनकम माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। नेक्स्ट है द चेंज इन कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट या इनपुट कॉस्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट है ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेज इन कैश एंड काइंड इनकर्ड इन प्रोडक्शन बाय ऑनर ऑपरेटर, तो कॉस्ट इसको हम लोग बोलते हैं ए। सेकेंड है कॉस्ट A1 प्लस रेंट पेड फॉर बेस्ड इन लैंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट A2। नेक्स्ट है कॉस्ट A2 प्लस इंटरेस्ट ऑन वैल्यू ऑफ ऑन्ड कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग लैंड, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट B1। उसके बाद कॉस्ट B1, यहाँ भी देखो इसको भी ऐड कर दिया, रेंटल वैल्यू ऑफ ऑन्ड लैंड एंड रेंट पेड बाय लीज्ड इन लैंड, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट B2। उसके बाद आप देखना द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट आइटम, जितना भी कॉस्ट आइटम हम लोग ऐड किए थे, ऑल कॉस्ट आइटम एक्चुअल एज वेल एज इम्पोर्टेड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट C। उसके बाद कॉस्ट C इज इक्वल टू, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट B प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली ह्यूमन लेबर। नेक्स्ट है ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट इज, तो इसका जो है फार्म बिजनेस इनकम। नेक्स्ट ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट B इज, तो ये क्या हो जाएगा, फैमिली लेबर इनकम। नेक्स्ट नेट इनकम इज ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट C, ग्रॉस रिटर्न में माइनस कॉस्ट C हम लोग कर देंगे तो नेट इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज ग्रॉस इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट C। नेक्स्ट है व्हेन फार्म इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्स टर्म है, जब हम लोग फार्म को बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन और लैंड रिसोर्स पे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट है द फार्मिंग हैवी 50% इनकम बाय सिंगल इंटरप्राइज, मान लीजिए एक कोई फार्म है उस पर एक क्रॉप का जो परसेंटेज है वो 50% है और बाकी अलग जो है उस 50 से कम ही होगा जो भी और अदर क्रॉप होगा, तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइव स्टॉक रेजिंग इज कॉल्ड, मान लीजिए एक फार्म है वहाँ क्रॉप प्रोडक्शन भी हो रहा है, लाइव स्टॉक क्या हो गया, यहाँ जानवर वो भी रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है द फार्मिंग विच है लेस देन 50% इनकम बाय सिंगल इंटरप्राइज, यहाँ मान लीजिए कोई फार्म है जहाँ से
इनकम आ रहा है लेस देन 50%, कोई प्रोड्यूस है वो 50% से कम वो है और उससे इनकम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। नेक्स्ट है फार्मिंग इन एन एरिया हैविंग एवरेज एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट है नेचुरल ग्रेजिंग पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज, तो ये नेचुरल ग्रेजिंग पैटर्न जो हम लोग देखते हैं गाय को घास खाने के लिए मैदान में छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंचिंग। नेक्स्ट है व्हेन फार्म इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टर्म एज, तो जब फार्म को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट है द जॉइंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन बाय फार्मर ऑन वॉलंटियरी बेसिस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट द कोऑपरेटिव फार्मिंग इन विच ऑनरशिप एंड ऑपरेशंस बोथ इंडिविजुअल, तो हम लोग क्या होगा कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। नेक्स्ट है द कोऑपरेटिव फार्मिंग इन विच ऑनरशिप इज इंडिविजुअल एंड ऑपरेशन इज कलेक्टिवली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। नेक्स्ट द फार्मिंग इन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड एट कैपिटल इज डन बाय बिग बिजनेस पर्सन और कैपिटलिस्ट, तो ये हम लोग बोलेंगे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। उसके बाद गवर्नमेंट कैरीज आउट फार्म इज स्टेट फार्मिंग। नेक्स्ट व्हेन फार्मर फॉलोज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन देयर ऑन वे एंड मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ देयर फार्म बिजनेस, ये हम लोग बोलते हैं पीजेंट फार्मिंग। नेक्स्ट है ए प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर अबाउट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक टू बी रेज्ड, तो हम लोग फार्म प्लानिंग करते हैं। अब ये देखो कुछ भी फ्यूचर में क्या करना है तो वो प्लानिंग हो जाएगा, तो यहाँ फार्म प्लानिंग हो रहा है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज डन फॉर, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कितने साल के लिए किया जाता है वो 5 से 10 साल के लिए। नेक्स्ट है ए प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट रिटर्न एंड नेट प्रॉफिट ऑफ अ फार्म और अ पार्टिकुलर इंटरप्राइज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फार्म बजटिंग। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ फार्म बजटिंग इज, तो बेसिस ऑफ फार्म बजटिंग क्या है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट व्हेन न्यू वेराइटी इज रिकमेंडेड विच टाइप ऑफ बजट शुड बी प्रिपेयर्ड, तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल बजट। उसके बाद नेट वर्थ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो ये नेट वर्थ किससे कैलकुलेट होता है बैलेंस शीट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्म अकाउंटेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो फार्म बुक ये होगा। तो दोस्तों ये था जो हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट था, इसमें हम लोग बुक का ये वाला कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई और सा अलग सा टॉपिक लेंगे और कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में सारा खत्म कर दूं, क्योंकि इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी ये वाला क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उधर एसर कंतावा सर का भी वो जो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर करें वो भी करेंगे। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।